साल 2006, जगह नोएडा का निथारी गांव। काफ़ी समय से औरतों और बच्चों के गायब होने की खबरों से हैरान और परेशान इस गांव के रहने वालों ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कहां गायब हो रहे हैं। कई पुलिस कंप्लेंट्स भी करवाई गई, मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। थककर पीड़ितों के घर वालों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा भयानक सच सामने आता है जिसे सुन के सब चौंक जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 2006 में नोएडा में हुए निथारी सीरियल मर्डर्स के बारे में, जिसके ब्रूटल नेचर की वजह से इसने नेशनल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। देश को हिलाकर रख देने वाले नोएडा के निथारी कांड मामले में निथारी सीरियल किलिंग्स में निथारी के उस आदमखोर का हिसाब। एक किस्सा शुरू होता है जब साल 2003 के आसपास नोएडा सेक्टर 31 के निथारी गांव से छोटी बच्चियों और औरतों के गायब होने की खबरें आने लगती हैं। इसकी रिपोर्ट पुलिस के पास भी कराई जाती है, मगर पुलिस इन पे कोई एक्शन नहीं लेती। 2 साल बाद फरवरी 2005 को 14 साल की रिम्पा हालदार भी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाती है। उसके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस का रवैया वैसा का वैसा ही रहता है। फिर एक दिन क्रिकेट खेलते समय कुछ बच्चों को बंगलो नंबर D5 के पीछे नाली में एक प्लास्टिक बैग में इंसानी हाथ पड़ा हुआ मिलता है। इसकी रिपोर्ट पुलिस के पास की जाती है, मगर पुलिस इसे जानवर का मांस बताकर बात को टाल देती है और गांव वालों को ये बात भूलने को कहती है। इस घटना के 1 साल बाद 7 मई 2006 को एक पायल नाम की लड़की अपने पिता नंदलाल को यह बताती है कि वो बंगलो नंबर D5 में जा रही है, जहां उसे नौकरी के लिए बुलाया गया है, जिसका ओनर मोनिंदर सिंह पंदेर था और उसका नौकर सुरिंदर कोहली भी वहीं रहता था। जब एक दिन बीतने के बाद पायल वहां से लौटकर नहीं आती है, तो उसके पिता D5 में पूछताछ के लिए जाते हैं। कोहली उन्हें बताता है कि पंदेर आज नोएडा में नहीं है और वो खुद भी पायल के बारे में कुछ नहीं जानता। नंदलाल मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। पुलिस के चक्कर लगा कर परेशान हो चुके नंदलाल को मदद के लिए आखिर में नोएडा SSP के पास जाना पड़ता है। नोएडा SSP के आदेश पर पुलिस नंदलाल की कंप्लेंट रजिस्टर कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जांच से ये पता चलता है कि पायल का फ़ोन अभी तक यूज़ में था, और जब पुलिस ट्रेस करके उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक खुलासा होता है कि गायब होने से एक दिन पहले पायल को पंधेर के नौकर सुरिंदर कोहली ने कॉल किया था। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोहली को अरेस्ट कर लेती है, मगर उसका मालिक पंधेर उसे छुड़ाने में कामयाब रहता है। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग नहीं लगा था जिससे पायल के बारे में पता चल सके, मगर इतना तो कंफर्म था कि कोहली इस केस से किसी न किसी तरह संबंधित है। जब कोर्ट के कहने पे बंगलों की छानबीन की जाती है तो उसके पीछे नाली से प्लास्टिक बैग्स में कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पाए जाते हैं। दिसंबर 2006 को पंधेर और कोहली दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि स्केलेटन्स के मिलने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले थे। ऊपर से जैसे जैसे एक केस मेन स्ट्रीम मीडिया में फैलता गया, वैसे वैसे आम जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। और इसी पब्लिक प्रेशर के चलते यूपी गवर्नमेंट ये केस CBI को ट्रांसफ़र कर देती है। पहले 60 दिन की पुलिस कस्टडी के बावजूद CBI कोहली के अगेंस्ट एविडेंस जुटाने में नाकामयाब रही, मगर अचानक कोहली कन्फेस करने के लिए तैयार हो गया और उसका कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया गया। अपने कन्फेशन में कोहली ने डिटेल में बताया कि कैसे वो विक्टिम्स को बंगले के अंदर बुलाता था और उन्हें गला घोट के मारने के बाद उनकी डेड बॉडी के साथ सेक्स करता था और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था और बचे खुचे टुकड़ों को पीछे नाली में फेंक देता था। उसने ये भी बताया कि उसने अभी तक 9 बच्चियों, 2 बच्चों और 5 औरतों का कत्ल किया है। उसने बताया कि पंधेर इस बंगले में अकेला रहता था और उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी। कोहली के अलावा वहाँ एक नौकर, एक माली और 2 ड्राइवर रहते थे। कोहली के हिसाब से उसने मर्डर सुबह 9 से दिन के 4 बजे तक किए थे, वो भी ड्राइंग रूम में। मर्डर करने के बाद वो बॉडी को बाथरूम में ले जाके काटता था और फिर उसी के टुकड़े पका के खा जाता था। तब जाके वो ड्राइंग रूम और बाथरूम की सफाई करता था। ये यकीन करना काफ़ी मुश्किल है कि उसे ये सब करते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो ये सब दिन दोपहरी में करता था। कोहली के हिसाब से घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को मर्डर्स के बारे में नहीं पता था। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई और सारी रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद उन्होंने इस केस से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इंसाइट्स दिए, जैसे कि कोहली के मर्डर करने का कोई खास मोटिव नहीं था, ना ही कोई पैटर्न जो कि किसी भी सीरियल किलर का हॉलमार्क होता है। दूसरा ये कि बंगले के पीछे वाली नाली ज़्यादा गहरी नहीं थी और उसका पानी भी रुका हुआ था, तो ये काफ़ी अजीब था कि वहाँ पर बॉडी सड़ती रही और किसी ने भी बदबू आने की कंप्लेंट तक नहीं की। उधर कोहली और पंधेर दोनों पुलिस कस्टडी में थे और इधर दिन प्रतिदिन बच्चों के कंकाल मिलते जा रहे थे, जिससे पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया और वो तब के यूपी के CM मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे की मांग करने लग गए। यूपी गवर्नमेंट ने 2 पुलिस SPs और 6 पुलिस वालों को लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया। 2009 में कोहली और पंधेर दोनों को रिम्पा हालदार के मर्डर में दोषी पाया गया और उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई। तब से अब तक कोहली को 11 केसेस में डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जा चुकी है, मगर उसे फांसी होना अभी भी बाकी है और पीड़ितों के घर वाले अभी तक
न्याय का इंतजार कर रही है। मगर इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी यही नहीं खत्म होती। कोहली का ये कहना था कि उससे उसका कन्फेशन टॉर्चर करके बुलवाया गया है और इन हत्याओं के पीछे किसी और का हाथ है और उसे सिर्फ बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा, हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था। हाँ जी। उसके कन्फेशन के अलावा अथॉरिटीज़ के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे उसको दोषी साबित किया जा सके। इस केस में ऑर्गन ट्रेड का भी एक पहलू था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बॉडीज़ को काफ़ी प्रिसीजन से काटा गया है और जो बॉडीज़ नाली में पाई गई थी उनका टॉर्सो वाला हिस्सा गायब था, जिससे ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाली बात और ठोस साबित होती है। तो क्या सुरिंदर कोहली को इसलिए दोषी बनाया गया ताकि इसके पीछे छुपे बड़े नामों को बचाया जा सके? खैर, दोषी कोई भी हो, अगर पुलिस शुरू से इस मामले पर ध्यान देती तो कई मासूमों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। ये केस इंडिया के फ्लॉड कोर्ट और लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम का एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, सीरियल किलर की इस सीरीज का सेकंड एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।